हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज बेटा हम आपका जो आज का टेस्ट था 17 मार्च वाला, उसी के मैं सॉल्यूशंस आपको दे रहा हूँ। ठीक है, 17 मार्च 2024। ठीक है, तो सॉल्यूशंस देखते हैं वन बाय वन। आपके पास सॉल्यूशंस होंगे, हम उसको सॉल्व करके दिखाएंगे जिन बच्चों से सॉल्व नहीं हुए, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्या कहता था, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांस। ये भी ट्रांस है, पीपीएच 3 ट्वाइस है और ब्रोमीन ट्वाइस है। तो ट्रांस का तो बहुत आसानी से पता आपको। देखो मैंने सॉल्यूशन साथ में लगा रखे हैं, ध्यान से देख सकते हैं आप। निकिल है, निकिल बीच में आ गया, ब्रोमीन आर पार होना चाहिए, ट्रांस है बिल्कुल। पीपीएच 3 आर पार होना चाहिए बिल्कुल। ट्रांस वाला तो बहुत आसान है, ये तो हम चेक कर सकते हैं। बट मैरिडोनियल कैसे चेक करें? अब मैरिडोनियल देखो, कार्बन ये सीओ नहीं है, सी छोटा ओ है, कोबाल्ट है ना, बड़ा ओ नहीं है, वरना कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता। तो ये मेटल है सीओ, छोटा ओ, कोबाल्ट दैट इज, है ना। इसको कैसे चेक करते हैं मैरिडोनियल को? तो मैरिडोनियल को ध्यान से देखना, मैं कैसे बता रहा हूँ आपको। NO2 आर पार है ना। ये 180 का एंगल बना रहे एक दूसरे के साथ। ये 180 का एंगल ऐसे करके सी बनाएगा NO2। देखो ये हेड पर है ना, ध्यान देना, है ना। तो ये हेड पर ऐसे सी बनाएगा, सी बन रहा है, समझ गए होंगे, है ना। अब दूसरा देखिए, NH2 ये भी ऐसे है ना, आर पार है, ये भी सी बनाएगा, NH2 भी सी बनाएगा। लेकिन ये सी कैसा बनाएगा? अब ध्यान देना, ये सी इस सी का एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। अब आपको नजर आ गया होगा, देखो ऐसे होता है, ये सी बन रहा है मेरे हाथों से, दूसरा सी ऐसा बनेगा, ऐसा, समझ रहे हो, ऐसा। ये एक दूसरे के सामने नहीं है, ये ऐसे है, एक दूसरे के अपोजिट में सी बन रहे हैं, दैट इज मैरिडोनियल। समझ गए ना, है ना। तो मेरिडोनियल ये होता है। तो राइट आंसर विल बी, आंसर यहाँ पर सेकंड वाला दे रखा है, सेकंड आंसर जो वो राइट है, ये रहा और ये रहा। मेरिडोनियल में ही प्रॉब्लम आने वाली है। तो NO2 जो है वो मेरिडोनियल में ये नीचे सी बनाएगा और ये यहाँ आर पार है, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे सी बनाएगा। ध्यान से समझिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है? तो इसमें देखो, एक आंसर तो 4 आएगा, ये वाला आएगा, कैसे आएगा वो बात करते हैं। नाइट्रोजन जो है ना, हमें पता है नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और 3 यहाँ पर मान लो ABC लगा हुआ है, कुछ A B और ये C, है ना। 3 चीजें लगी हुई, तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनाती है? नीचे ट्रायंगल बनता है, ऊपर क्या बनता है? पिरामिड, है ना। तो ट्रायंगुलर पिरामिड लोन पेयर को स्ट्रक्चर में काउंट नहीं करते, ठीक है। तो सिर्फ ये पिरामिड टाइप में बनेगा तो ट्रायंगल बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर का नाम है ट्राई एंगुलर पिरामिड, एंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिडल, है ना। TBP क्या होता है? ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ये सिर्फ पिरामिडल है, याद रखना। तो एक ही पिरामिड बन रहा है। अब इसमें क्या होता है, ये तीनों ABC जो हैं ये फ्लिप हो जाते हैं। फ्लिप, नाइट्रोजन का लोन पेयर आ गया नीचे, ये A चला गया यहाँ पर, ध्यान देना, ठीक है। फिर उसके बाद में B चला गया यहाँ पर और C चला गया यहाँ पर। ये समझ में आ रहा होगा सबको, है ना। A B और C, ये कुछ इस तरह से नीचे ट्रायंगल बनेगा और ऊपर लोन पेयर आ जाएगा। पलट गया स्ट्रक्चर, फ्लिपिंग करता है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर जो कि डोनेट होगा तो ये बेस बनेगा। अब ये डोनेट होने की बजाय फ्लिपिंग में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कोई इसके पास आ रहा है, फ्लिप हो जा रहा है, कोई आ रहा है, फ्लिप हो जा रहा है, पलट जा रहा है, जिससे लोन पेयर के डोनेशन की टेंडेंसी कम होगी, लिटिल बिट कम होगी। ऐसा नहीं है कि वो वापस फिर पलटेगा। अगर वो वहां खड़ा रहा, कोई अगर लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला H पॉजिटिव आयन आता है तो वहां खड़ा रहा, तो एक बार फ्लिप करेगा, दोबारा फ्लिप करेगा तो लोन पेयर उसको मिल जाएगा, वो चिपक जाएगा, है ना। लेकिन ये लिटिल डिले कर देता है। तो इन सभी स्ट्रक्चर्स में लोन पेयर जो है वो फ्लिप कर मॉलिक्यूल को फ्लिप कर रहा है, बट दिस स्ट्रक्चर ये फ्लिपिंग को रोक देता है, क्योंकि यहाँ ऊपर एक क्या बन रहा है ये कार्बन है। तो डेफिनेटली इस तरह की ये दो, ये देखिए यहाँ पर ब्रिजिंग कार्बन आ गया, जिसकी वजह से पीछे की तरफ इसका पलटना इम्पॉसिबल सा है। ये कार्बन इनके बीच में से जाए, पॉसिबल ही नहीं। इसमें भी ये पलट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लोन पेयर इस तरफ है, लोन पेयर दूसरी तरफ है, हो सकता है ना। बट इस केस में नहीं पलट सकता, क्योंकि ये बीच वाला कार्बन जो है ये दूसरी तरफ चला जाए, ये ऐसे करके ऐसे बन जाए, ये बीच में से जाना पड़ेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, इसलिए ये बीच में से नहीं जाने वाला। दैट इज व्हाई ये क्या होगा, इन्वर्जन नहीं कर सकता। इसी को बोलते हैं फ्लिपिंग करता है ना, इन्वर्जन। तो ये इन्वर्जन नहीं कर सकता, तो यही इसका लोन पेयर सबसे ज्यादा अवेलेबल है डोनेशन के लिए। दैट इज व्हाई राइट ऑप्शन इज फोर्थ, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा आसान भी है। देखो क्या कह रहा हो,
अमंग द फॉलोइंग डिफरेंट ओजोनोलाइसिस में डिफरेंट प्रोडक्ट किसका मिलेगा, तो हम ऑप्शन थर्ड पर बात करेंगे जो राइट आंसर है। उसके अलावा बाकी के क्वेश्चन आप खुद, बाकी के ऑप्शन आप खुद बनाकर देखिए, सब सही आएंगे, है ना, मतलब सब सेम आएंगे, लेकिन इसमें अलग आ रहे हैं। कैसे? ओजोनोलाइसिस में होता क्या है, ध्यान देना, है ना। और उसने ये बोला है कि बेंजीन वाले ये जो डबल बॉन्ड है ना, अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड पलट दिए, क्या हो रहा है ध्यान से देखना, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है ना, यहाँ पर है, ये डबल बॉन्ड हटा रखे हैं, तो वो कह रहा है कि डबल बॉन्ड हिलने नहीं चाहिए, जैसे हम वहीं पड़े रहने दो। और उसके बाद बताओ क्या प्रोडक्ट अलग आ सकती है? बेंजीन ही है तो बेंजीन ही, CH3 लगा हुआ, तो आप ये नहीं कि ये जो CH3 यहाँ लगा हुआ है आप इसको ऐसे नहीं दिखा सकते और ये ऐसे दिखा रखा, नहीं, ये भी वही है, ये है वही चीज, ये दोनों सेम है, सेम, आप इनको अलग मत मानिएगा, है ना। इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन से फर्क पड़ेगा। तो देखो क्या करता है ओजोनोलाइसिस, जहां डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड को तोड़ दो, तोड़ने के बाद कार्बन डबल बॉन्ड हो लगेगा, कार्बन डबल बॉन्ड हो लगेगा, ये भी डबल बॉन्ड हो लगेगा, यहाँ से टूट जाएगा, ये भी डबल बॉन्ड हो लगेगा, फिर यहाँ से टूटेगा, ये भी डबल बॉन्ड हो लगेगा और ये भी डबल बॉन्ड हो लगेगा। क्लियर है? सेम अब दूसरी जगह पर चलते हैं, डबल बॉन्ड हो लगेगा, ये टूट जाएगा, डबल बॉन्ड हो लगेगा, फर्दर ये टूटेगा, डबल बॉन्ड हो लगेगा, डबल बॉन्ड हो, जो डबल बॉन्ड तोड़ रहे हो बस उसके साथ डबल बॉन्ड हो लगा दो, यहाँ से तोड़ दो, डबल बॉन्ड हो। देखो अब जरा क्या हो रहा है, यहाँ से टूट रहा है, तो देखो ये जो टूटे हुए कार्बन है, मैं इनको ना जहां से हमने ब्रेक डाउन किया था, ये बनेगा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल तो बनेगा जहां से डबल बॉन्ड टूट गया, ठीक है। एक यहाँ से टूटा हुआ है और ये भी टूटा हुआ था, तो टूटे हुए को टूटे हुए से मिला रहा हूँ। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा, है ना, अब यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ था और इसका यहाँ से हुआ था, ये लो, ये लो, ब्रेक डाउन होने के बाद मॉलिक्यूल क्या बचेगा, ये ब्रेक डाउन होने के बाद ये वाले मॉलिक्यूल बच गए। तो यहाँ पर देखो CHO CHO, दो कार्बन का CHO CHO बच रहा है, ये रही दो कार्बन की चेन, एक ये नहीं सॉरी, एक ये रहा, एक ये रहा, CHO CHO दोनों बच गए, दो ही कार्बन है ना इसमें, इस रिंग में दो ही कार्बन है। इधर क्या आ रहा है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, दो ही कार्बन है, बस प्लस साथ में CHO है और CH3 है, तो देखो CH3 CO CHO, देखो ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CHO बन जाएगा और ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3 लगा हुआ है, ऑब्वियस है ना। अब ऐसे ऐसे दो बनेंगे, यहाँ ये दूसरा भी तो बन रहा है, ये रहा, ऐसे ऐसे दो बने और ये अकेला CHO CHO अकेला बना। ऊपर वाले केस में अब जरा देखो, ऊपर वाले केस में जो क्रैकिंग वाले जहां से बॉन्ड टूट रहा है, सिर्फ मैं उसको ऐसे करके रिंग में मिला रहा हूँ, ठीक है, इसका रिंग बना दिया, एक मॉलिक्यूल बन गया। अब यहाँ से टूट रहा है और दूसरा यहाँ से भी टूट रहा है ना, तो दूसरा मॉलिक्यूल ये बनेगा, दूसरा मॉलिक्यूल भाई ये CH3 को आप छोड़ नहीं सकते, है ना, ऐसा बनेगा। तीसरा मॉलिक्यूल देखिए कैसे बनेगा, ये वाली रिंग और ये वाली रिंग, तो इस रिंग से यहाँ से थोड़ा सा इसको बचा के यहाँ बना दिया हमने, ये रिंग जोड़ दी, है ना। तो जहां से टूट रहा है वहां देखिए डार्क हो गया क्योंकि वहां रिंग, तो इस तरह से देखो क्या बन रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल सेम है, यानी कि दो CHO CHO बन रहा है। और ये देखिए जरा, ये एक ही बन रहा है, CH3 CO CO CH3, ये एक ही बनेगा, है ना, CO CO CH3 CH3, ये एक बनेगा और दो ये बनेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक और दो डिफरेंस, पहला डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल भी अलग है, तो यानी कि अगर हम डबल बॉन्ड्स की पोजीशंस को फिक्स कर दें तो हमारे पास दो अलग तरह के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आएंगे, एक ही मॉलिक्यूल हमें दो अलग तरह के डिफरेंट मॉलिक्यूल दे रहा है। बाकी के केसेस में देखोगे, और ये क्या हो रहा है, ऑर्थो पोजीशन पर जब दोनों CH3 लगे, अगर मेटा पर या पैरा पर लगते हैं तो ऐसा नहीं होता, प्रोडक्ट हमेशा सेम आता है, और अगर एक ही CH3 है तो भी प्रोडक्ट सेम आता है, ठीक है। बाकी सबको आप बना के देखिए, आपको समझ में आएगा, बाकी के सारे प्रोडक्ट सेम है, इसमें डिफरेंट है सिर्फ। तो ये आपको सीखना था कि ये कैसे होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भाई मेमोरी बेस्ड है, सीधा सीधा, और वैसे बहुत आसान है अगर आपने याद किया हुआ है। ऑर्गेनिक की रिएक्शंस है, AgCN में नाइट्रोजन अटैक करता है यहाँ पर, और NaCN में कार्बन अटैक करता है, कार्बन अटैक करेगा यहाँ पर, और क्लोरीन यहाँ से चला जाएगा, दोनों ही केसेस में, ठीक है। क्यों? AgCN में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, Ag और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है ना, लेकिन NaCN में आयनिक बॉन्ड है, ये पॉजिटिव नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है तो कार्बन नेगेटिव अटैक करेगा, डेफिनेटली कार्बन नेगेटिव अटैक करेगा, यहाँ पर क्लोरीन को हटा देगा। लेकिन AgCN में नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक कर सकता है इस कार्बन पर, ना कि कार्बन नेगेटिव, क्योंकि कार्बन तो नेगेटिव है ही नहीं। जब लोन पेयर अटैक करेगा फिर नाइट्रोजन इधर से इलेक्ट्रॉन लेगी, फिर कार्बन से वापस ले लेगा, एक कार्बन वापस ले लेगा Ag से, है ना। तो इस तरह से ये वर्क करता है, दैट इज इट, समझ गए होंगे आप लोग, है ना। चलिए
अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये हो गया समझो। तो यानी आपको सिर्फ यही बताना है कि यहाँ क्या हो रहा है, AgCN NaCN, उसके बाद वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस कर रखा और कुछ भी नहीं किया है। तो आंसर क्या आएगा भाई, सीधा सीधा साइनाइड जुड़ेगा और आइसोसाइनाइड जुड़ेगा, बस, है ना। एक साइनाइड जुड़ेगा, एक आइसोसाइनाइड। NaCN में कार्बन अटैक कर रहा है तो कार्बन से जुड़ रहा है, और AgCN में नाइट्रोजन अटैक कर रहा है, नाइट्रोजन साइड से जुड़ रहा है, दैट्स इट। तो आंसर थर्ड होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या हो रहा है, पहले तो ये याद रखना P2 O5 क्या होता है, ये क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोलते हैं इसको, सॉरी क्या बोलते हैं इसे, ये रिडक्शन करवाता है ना, रिडक्शन वाला रिएजेंट होता है, रिडक्शन करवाता है। तो देखिए अब होता हो क्या रहा है, ये भी याद रखने वाला मैटर है भाई, सीधी सी बात है। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ब्रोमिनेशन होगा। सबसे पहले यहाँ ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, दो ब्रोमीन जुड़ेंगे ऑर्थो पोजीशंस पर। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑर्थो पोजीशन इसकी एक्टिवेट हो जाएगी। इधर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है तो ऑर्थो पर नहीं, ये मेटा को एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ इसके थ्रू तो ये मेटा एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है, और इसके थ्रू ये ऑर्थो एक्टिवेट हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है पैरा पर नहीं जाएगा, क्योंकि पैरा पर ऑलरेडी एक चीज बैठी है। आपको लगे कि ऑर्थो की बजाय OH ऑर्थो एक्टिवेट करता है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो पैरा भी एक्टिवेट करता है, पर पैरा तो CHO ऑलरेडी है, तो यहाँ तो नहीं अटैक होगा, तो ब्रोमीन सिर्फ यही जुड़ेगा। उसके बाद NH2OH, याद है C डबल बॉन्ड O और ये H2 हटा दो, डबल बॉन्ड O यहाँ से हटा दो, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जोड़, आपका प्रोडक्ट तैयार है ना। ये आपको इसमें एल्डिहाइड कीटोन वाले लेसन के अंदर एक टेबल है, 12th लेसन है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, है ना, उसमें एक टेबल दी हुई है। उस टेबल में C डबल बॉन्ड O यानी कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है, एल्डिहाइड वाला और कीटोन वाला, दोनों ऐसा करते हैं, C डबल बॉन्ड O को उड़ा दो। हमने यहाँ क्या किया कि C डबल बॉन्ड O को उड़ा दिया, डबल बॉन्ड N और OH ऑलरेडी इसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये H2 उड़ जाएगा, यहाँ से H2 और C डबल बॉन्ड O का ऑक्सीजन और NH2 का H2 दोनों उड़ गए, दोनों बीच में डबल बॉन्ड बन गया। यही किया हमने, है ना, वाटर रिलीज हो गया यहाँ से, तो ये बन गया। इसके बाद मैंने ये क्या बोला था, ये क्या होता है ना। अब देखो जरा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है और रिडक्शन भी करता है। तो साइनाइड सीधा बच गया, CN बच गया, H2O यहाँ से उड़ गया। डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है और साथ में रिडक्शन करवाता है, ऑक्सीजन को हटा रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्लियर है सबको? तो आई थिंक रिएक्शन है बेटा, याद कीजिए, सीधी सी बात। जिसे याद नहीं है, देखिए क्वेश्चन पेपर करने का फायदा क्या होता है, मैं आपको पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स में बता चुका हूँ। जिसे याद नहीं है अभी यहाँ से याद करो। अगर आप 50 क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेते हो, तो हर क्वेश्चन पेपर में अगर 10 रिएक्शन आ रही हैं, तो 50 के हिसाब से 500 रिएक्शन तो याद हो गई यार आपको। जो नहीं याद हुए बाकी का लेसन देखते याद हो जाती है, बट 500 रिएक्शन याद हो गई है, समझ लो। क्रैम करो भाई, क्वेश्चन पेपर में अगर कोई लर्निंग चीज आ रही है तो उसको याद करना पड़ेगा, उसका रट्टा लगाना ही पड़ेगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी वैसा ही है, 1 2 3 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है ना, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहा है, ए बताना है आपको, अमोनिया है तो ये बनेगा, फिर ब्रोमीन के साथ में ये बनेगा, ठीक है। तो ए क्या होगा, तो आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, अमोनिया के साथ में ऐसा क्या डालें कि ये बने। रिवर्स चलो, यहाँ से ब्रोमीन और NaOH की रिएक्शन करवा देते हैं। तो ब्रोमीन और NaOH की रिएक्शन में क्या होता है भाई, C डबल बॉन्ड O गायब हो जाता है NH2 के साथ, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लगा दो, उल्टा चलेंगे, है ना। यहाँ C डबल बॉन्ड O लग जाएगा, फर्दर ब्रोमीन NaOH के साथ, फिर उससे उल्टा चलते हैं, NH3 अमोनिया क्या करता है ना, आपके सब सामने आंसर आ जाएगा। तो चलो अब सीधा करते हैं, उल्टे में शायद आपको समझ नहीं आएगा, पहले सीधी रिएक्शन याद कीजिए। C डबल बॉन्ड O ये हमारा ये प्रोडक्ट है, थर्ड प्रोडक्ट है, और मतलब यही रिएक्टेंट है असली। चलो इसको अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं, क्या होता है, क्लोरीन हटाकर अमोनिया जुड़ता है। तो यहाँ हम रिवर्स कर रहे थे ना कि अमोनिया, अब अमोनिया का रिवर्स है, अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं करवाएंगे तो क्लोरीन वहां वापस जुड़ जाएगा। तो क्लोरीन हटा, अमोनिया जुड़ा, पहला स्टेप तो ये हो गया, बाकी सब सेम है। देखो ये दो क्लोरीन है ना। दूसरे स्टेप में क्या होता है, ब्रोमीन NaOH की रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ से C डबल बॉन्ड उड़ा दो, NH2 लगा दो, बस खत्म। तो लर्निंग रिएक्शन है, रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, है ना। अमोनिया के साथ में रिएक्शन करते हैं, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन की, तो C डबल बॉन्ड O NH2 क्या होता है, C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल अमाइड, है ना, एसिड अमाइड बोलते हैं, एसिड अमाइड में CO कार्बोनाइल ग्रुप उड़ा दो, NH2 डायरेक्टली जोड़ दो, दैट्स इट, सिंपल रिएक्शन है। अगली रिएक्शन देखिए, ये भी रिएक्शन ही है ना। इन्होंने क्या कहा भाई, अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर भी है। डाइजोनियम साल्ट है, NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, ऑरेंज रेड डाई बनती है। ये वैसे याद होना चाहिए, ऑरेंज रेड डाई वाले आपने रिएक्शन सीधी याद कर रखी होंगी। डाइजोनियम साल्ट को अगर डाइफिनाइल OH फिनोल लगा हुआ है ना, एक फिनोल है और उसके साथ एक बेंजीन भी है, तो डाइफिनाइल आपस में जुड़े हुए हैं, और ये ऐसे नहीं है डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, इसका कुछ और नाम होगा, वी विल नॉट गो टू द नेमिंग, बट एटलीस्ट ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे इसको कि ये एक ऐसा रिएक्टेंट था जिसके साथ अगर डाइजोनियम साल्ट रिएक्शन करता है तो ये नाइट्रोजन जो है ये
क्या करेगा, अपना लोन पेयर यहाँ पर डोनेट कर देगा, इससे साइकिल घूमेगा और वापस क्लोरीन यहाँ से चला जाएगा, इनके इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे, डाया एजो साल्ट से एजोडाई बन जाएगी, एजोडाई। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड इस तरफ लगा हुआ पीएच, ये पीएच कहाँ से आया, ये रहा, है ना, और फिर ये वाला पूरा प्रोडक्ट ये बेंजीन लगा हुआ है, और इसके साथ में यहाँ देखो दोनों नाइट्रोजन के 3-3 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, और यहाँ पर ये डबल बेंजीन वाला ये वाला स्ट्रक्चर, दो बेंजीन जिसके साथ में OH लगा हुआ है, और यहाँ पर एक और बेंजीन हम ऐसे बना देते हैं, लो बन गया। ठीक है, इस पीएच को भी उड़ाकर अगर मैं यहाँ इसको भी बेंजीन रिंग दिखाता हूँ, बोलते हैं एजोडाई। ठीक है, तो एजोडाई और डायजोनियम साल्ट में क्या डिफरेंस है, यहाँ डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड हो, दोनों तरफ वैलेंसियां हो, दोनों के लोन पेयर एक एक लोन पेयर हो, तो इसको बोलते हैं एजोडाई, दैट इज एजोडाई, एजो एजो ग्रुप, है ना। अब ये डाई बना रहा है तो ये एजोडाई हो जाएगा, एजो ग्रुप, दिस वन इज एजो ग्रुप। क्लियर है भाई, तो ये रिएक्शन है, याद करनी पड़ेगी, बीच में आती है, कहाँ आती है, अमाइन वाले लेसन में आती है, सबसे लास्ट में, अमाइन वाले लेसन में जब डाइजेनियम साल्ट की रिएक्शंस करवाते हैं हम, तब ये सबसे लास्ट में आती है। क्लियर है गाइज, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस अब यहाँ पर भी रिएक्शन है, याद ही करनी है, तो देखो क्या होता है, सबसे पहले जब इसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाते हैं, ब्यूटाइल डाई ब्यूटाइल लगा हुआ वाटर से हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो हमें पता है साइनाइड का एल्डिहाइड बन जाता है, याद रखना, ए हमारा होगा साइनाइड का एल्डिहाइड बन जाएगा। अब देखो साइनाइड से एल्डिहाइड बनाते हैं, ये रिएक्शन कहाँ आएगी, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले लेसन में आएगी, है ना। तो ये रिएजेंट आपको याद होना चाहिए, इसे डालने पर एल्डिहाइड बन जाता है। फर्दर क्या हो रहा है, एल्डिहाइड की रिएक्शन एल्डिहाइड से करवा रहे हैं डाइल्यूट NaOH के साथ, एल्डोल रिएक्शन होती है, एल्डोल में क्या होता है, CHO है, ये भी CHO है, CHO इसका डबल बॉन्ड उड़ा दो, डबल बॉन्ड CH जुड़ जाएगा सीधा वाटर रिप्लेस करके, तो ये एल्डोल रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, है ना, नहीं पता तो सीधा याद कर लो कि ऐसा होता है, एल्डोल याद हो जाएगी कम से कम कि इसमें ऐसा होता है। हालांकि एल्डोल एक बड़ी रिएक्शन है विद मैकेनिज्म है, बहुत लंबा चौड़ा काम है, नहीं याद हो रहा है, वो किसी को नहीं आता है, तो कम से कम इतना याद किया जा सकता है कि एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है, दो एल्डिहाइड होते हैं, दोनों में एक एल्डिहाइड का डबल बॉन्ड उड़ा दो, दूसरे एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन का, याद रखना ये वाला कार्बन CHO के ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, इसके दो हाइड्रोजन उड़ा दो, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दो और CHO सीधा, ये होगा आपका एल्डोल रिएक्शन, सिंपल मेथड है एल्डोल का। ठीक है, तो कम से कम इतना तो याद रखिए, आपके पास प्रोडक्ट आ गया, बी मेजर क्या होगा, सीधा सीधा है ना, सेकंड विल बी द राइट आंसर, ये रहा सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, सर्टेन ऑर्बिटल नो, हाँ एंगुलर नोड नहीं है और रेडियल नोड दे रखे हैं दो। ठीक है, तो देखो भाई इसमें क्या होगा, एंगुलर नोड 0 है, एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है एल होते हैं एंगुलर नंबर ऑफ एल नंबर एंगुलर नोड होता है, तो वो 0 दे दिया उसने, खुद ही बोला 0 है ना, नो एंगुलर नोड। टू रेडियल नोड, तो रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1, तो n पता नहीं मुझे, l पता है 0 है, -1 कर दिया, तो n की वैल्यू निकाल ली 2। सॉल्व करेंगे इसको, कितना निकलेगा, तो इक्वल टू 2, सॉरी उसने 2 बोला है, देखो चलो सॉल्व करते हैं, n-l-1 इक्वल टू 2, तो मुझे n की वैल्यू चाहिए थी, l की वैल्यू पता है -1, ये भी -1 इक्वल टू 2 है, तो n इक्वल क्या हो जाएगा 2 + 1, n इक्वल 3, तो n की वैल्यू 3 आ गई, l की वैल्यू 0 है तो n 3 है, थर्ड आएगा आगे, l 0 है, तो l अगर 0 होता है तो s है, l अगर 1 होता है तो p है, l अगर 2 होता है d है, l अगर 3 होता है तो f है, s p d f, ये ऑर्बिटल्स हैं, आपको सब पता होगा, सब ऑर्बिटल है ना, ऑर्बिटल होते हैं, सॉरी spdf ऑर्बिटल होते हैं, सब शेल्स है ना, s सब शेल, p सब शेल, d सब शेल, ये सब शेल्स हैं, तो ये l मतलब सब शेल का नंबर है, सीधी सी बात है। तो भाई सीधा आंसर है, बहुत आसान है, इसमें 3s होगा हमारा राइट आंसर, तो 3s कहां पर है, ये सेकंड इज द राइट आंसर, दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक कंपाउंड एसिडिक, अब ये भी रिएक्शन है, याद करने लायक है ना, एसिडिक कंपाउंड है, एसिडिक है, ये एसिडिक होता है क्या, नहीं होता, फिनोल एसिडिक होता है, बिल्कुल होता है, ये एसिडिक होता है, नहीं होता, ये एसिडिक होता है, नहीं होता, कोई भी एसिडिक नहीं है यार, ये एसिडिक है, बात ही खत्म है, यही आंसर होगा, खत्म, कितना आसान ऑप्शन है, सोच के देखो, हालांकि हम इसको आगे भी करेंगे, एसिडिक है NaOH में रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, एसिड है तो बेस के साथ रिएक्शन करेगा, बट इनसॉल्युबल, इसमें नहीं घुलेगा, क्योंकि ये बेसिक नहीं है, ये साल्ट है, इसमें नहीं घुलेगा, बट इसमें घुल जाएगा, पहली बात, ठीक है, कंफर्म हो गई। उसके बाद वो कहता है कंपाउंड एक्स गिव द वायलेट कलर विद FeCl3, FeCl3 के साथ में क्या करता है, ये वायलेट कलर देता है, हालांकि आपको आंसर पहली बार में ही मिल गया ना, एसिडिक ढूंढ रहा था, सब में एसिडिक, हमें पता फिनोल इज एसिडिक,
लेकिन उसके बाद क्या इस क्वेश्चन को आंसर को करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। उसके बाद भी इस आंसर को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। कैसे? FeCl3 के साथ में फिनोल जो है वो रिएक्शन करता है Fe और यहाँ पर क्या C6H5O, C6H5O यानी O नेगेटिव है ना, फिनोल का H उड़ा दो, O नेगेटिव, और ऐसे से 6 जुड़ेंगे, 3 नेगेटिव चार्ज होगा, आयरन 3 पॉजिटिव होगा, इसमें वायलेट कलर दिखाता है ये कंपाउंड। समझ गए? अब ये क्यों याद करना है? यहां शायद आपको आंसर मिल गया, किसी और क्वेश्चन में ये वाली रिएक्शन यूज कर रखी होगी और इस रिएक्शन की हेल्प से कोई और क्वेश्चन में कोई और आंसर आपको मिल जाएगा। दैट्स द गेनिंग ऑफ नॉलेज, ये तरीका है। इसलिए बोलता हूं एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस देखते हैं, उसको अच्छे से याद करते हैं, समझते हैं, उसके कॉन्सेप्ट याद कर लेते हैं, डेफिनेटली उसमें आपका कोई और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चंस को लगातार करते रहिए, बार बार करते रहिए, जब तक आपको पूरा नहीं आता। जिन बच्चों को आता है वो भी क्वेश्चन से काफी कुछ सीखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। So the following molecule contain odd molecules and expanded octet. ओड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो देखो BCl3 के अंदर इवन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। कैसे? 3 क्लोरीन के और 3 ब्रोमीन बोरोन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड बनाता है ये SF6। एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है? 2 वैलेंसी होती है, लेकिन वो कभी कभी 4 भी दिखाता है, कभी कभी 6 भी दिखाता है ना। 2 4 6, अगर 2 वैलेंसी दिखा रहा है तो एक्सपेंड नहीं कर रहा, 4 और 6 दिखा रहा है तो एक्सपेंड कर रहा है, उसका ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाता है। ऑक्सीजन नहीं ऐसा कर सकता, ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, ऑक्सीजन वाली लाइन में, है ना। तो भाई ऑक्सीजन की तरह ये भी 2 वैलेंसी दिखाता, 2 लोन पेयर, लेकिन अगर अपने लोन पेयर को आगे ले गया तो 4 दिखा देगा, दूसरे लोन पेयर को भी आगे ले गया तो 6 दिखा देगा, तो एक्सपेंड हो गया इसका ऑक्टेट। इसका मतलब ये है। अगला ऑप्शन देखिए बी, NO है, नाइट्रोजन ऑक्साइड दिया हुआ है ना, NO नाइट्रस ऑक्साइड, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, सीधी सी बात है। नाइट्रोजन के पास में ओड इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है। H2SO4 एक्सपेंडेड है। यहाँ सल्फर कितना दिखा रहा है? यहाँ पर सल्फर जो है वो 6 दिखा रहा है, 6, ये भी 6 दिखा रहा था, 6 बॉन्ड बना रहा है, ये सल्फर भी 6 बॉन्ड बना रहा है H2SO4 में। चलो इसको बना के देख लेते हैं। देखिए सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है, H डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, OH और OH। देखो कितने बॉन्ड हो गए, 2 इस ऑक्सीजन के साथ, 2 इस ऑक्सीजन के साथ, 4, 1 इस ऑक्सीजन के साथ, 1 इस ऑक्सीजन के साथ, 6 बॉन्ड बना रहा। तो टोटल यहाँ सल्फर के कितने बॉन्ड आ रहे हैं भाई? यहाँ सल्फर के 6 बॉन्ड्स आ रहे हैं, 6 बॉन्ड, जबकि सल्फर 2 बॉन्ड ही बनाने में एबल है, बाकी के 2 लोन पेयर होते हैं, तो दोनों लोन पेयर को एक्सपेंड करके ही बाकी के 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 6 बॉन्ड आ गए। दैट्स इट। क्लियर है भाई? तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा, सीधी सी बात है, उसने यही पूछा था, है ना, तो बी इज द राइट ऑप्शन। ओड इलेक्ट्रॉन पूछे थे, कंटेन ओड इलेक्ट्रॉन और एक्सपेंडेड, ये रहा बी, यही राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट वाला देखो FX6 इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। पहला जो दिया उसमें इवन या ओड ढूंढना, दूसरे वाले में ऑक्टेट एक्सपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इवन है और ये एक्सपेंड भी कर रहा है, H2SO4 वही है, तो गलत हो गया, है ना। नेक्स्ट वाले में BCl3 इवन है और ये ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ये एक्सपेंड नहीं कर रहा, पहली बात ये है, ये इस ऑप्शन सही नहीं कर सकते, हमको बोलेंगे कि नो एक्सपेंशन। समझ गए? तो एक्सपेंशन नहीं कर रहा, तो इसलिए डी ऑप्शन भी रोंग है, और वैसे भी इवन है तो वैसे ही रोंग हो गया, है ना पहला। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पर क्या दे रखा है भाई? ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्या बोलते हैं क्वेश्चन है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे रखे, अमोनिया बना रहे हैं 20 ग्राम और 5 ग्राम, बोल रहा है लिमिटिंग रिएजेंट बताओ, है ना। कंसीडर द रिएक्शन अबव, लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ द रिएक्शन एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ द अमोनिया फॉर्म्ड रिस्पेक्टिवली। अमोनिया के मोल कितने बनेंगे? सीधी बात ये पूछा उसने, पहले अमोनिया के मोल निकाल लेते, बाकी सब बाद में देखेंगे, है ना। लिमिटिंग रिएजेंट बीच में अपने आप निकल जाएगा। देखो यहाँ कुछ सॉल्यूशन दे रखा, मैं थोड़ा सिंपल करके सॉल्यूशन को बताता हूँ। नाइट्रोजन कितने ग्राम चाहिए? ठीक है, नाइट्रोजन, अगर मेरे पास नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन और ये एरो लगेगा, 2 अमोनिया बनाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन का मोलर मास 14 ग्राम, 2 है तो ये 28 ग्राम पर मोल हो जाएगा, 28 ग्राम पर मोल। ठीक है, मैं 28 ग्राम लगा रहा हूँ ओनली। और यहाँ हाइड्रोजन कितने लगेंगे? 2 और 3 5, 5 नहीं सॉरी 6, 3 दूना 6, 6 हाइड्रोजन है ना टोटल, तो 6 ग्राम, 6 ग्राम से अमोनिया कितना होता है? नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 14 एंड 3 और 3 हाइड्रोजन लगे हुए, 3 ये हो गए, तो 3 और 14 14 15 16 17, 17 दूना 34, डबल है ना सब, 34 ग्राम अमोनिया। मोलर मास निकालना भी नाइट्रोजन का पीरियोडिक टेबल से देखिए, याद नहीं है तो सीधी बात है। नाइट्रोजन का 14 मिलेगा, हाइड्रोजन का 1 मिलेगा, हाइड्रोजन 3 लगे हैं तो 13, 14 और 3 17 हो गए, डबल 2 सबके आगे 2 लगा हुआ तो 17 दूना 34 ग्राम ये बनता है। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन से के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, सिंपल है। 20 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 5 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए क्या? जरा देखो, पता लग जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा।
20 ग्राम के लिए निकाल लेते हैं। तो 28 ग्राम के लिए मुझे चाहिए 6 ग्राम हाइड्रोजन। 1 के लिए 1 नहीं, सीधा 20 निकालता हूँ। 20 ग्राम के लिए कितना चाहिए, तो पहले 1 के लिए निकालते हैं। 6/20 28 आएगा और मल्टीप्लाई में 20 आ जाएगा। देखो जरा करके, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 6 दूना 12, 120 है ना। डिवाइड में क्या आएगा, 28। 120 को 28 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है भाई, 120 डिवाइडेड बाय 28, ठीक है, आपके पास में आता है 4.2। तो यानी कि आपको यहाँ चाहिए होता है 4.2 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, उसने 5 ग्राम दे रखी है। ये समझ में आ गया सबको, लिमिटिंग रिएजेंट पता लग गया। मतलब हाइड्रोजन तो काफी अमाउंट में है, कम क्या है, कम है नाइट्रोजन। समझ गए। 28 ग्राम के लिए 5 ग्राम, और सॉरी 6 ग्राम चाहिए हाइड्रोजन। 28 के लिए 6 चाहिए। 20 के लिए कितनी चाहिए, 28 के लिए 6, 1 के लिए 6/28 और 20 के लिए 6/28 गुना में 20 सामने लिखा हुआ है। तो कितना बना, 120/28 आया 4.2 ग्राम। 4.2 ग्राम हाइड्रोजन यूज होगी सिर्फ, और बाकी की बच जाएगी। तो 5 ग्राम हाइड्रोजन है, तो ग्राम हाइड्रोजन तो ज्यादा है। लिमिट में कौन है, लिमिट में है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखो भाई, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब बात आती है कि उसने एक और पूछा था, मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड रिस्पेक्टिव, अमोनिया के कितने मोल बनेंगे, तो जो लिमिटिंग है उसी को उठाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं फिर से लिख रहा हूँ, 28 ग्राम अगर नाइट्रोजन हो तो अमोनिया कितना बनता है, अमोनिया बनता है 34 ग्राम। ये रही हमारी रिएक्शन, इसी को देखना है। 28 ग्राम नाइट्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया बन गया, ठीक है। अब कितना है हमारे पास तो सिर्फ 20 है। 20 ग्राम हाइड्रोजन तो एक्सेस में है, उसकी जरूरत, वो तो बच जाएगा हाइड्रोजन, है ना, अमोनिया सारा यूज हो जाएगा। तो 20 ग्राम से कितना बनेगा, 34/28 गुना में 20। बताओ जरा कितना अमोनिया बना भाई। 34 दूना कितना होता है, 30 दूना 60, 4 दूना 8, 68/28, सीधा सीधा 680 डिवाइडेड बाय 680 डिवाइडेड बाय 28 कितना आया, 24.2 ग्राम। ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 24.2 ग्राम अमोनिया। इतना अमोनिया बनेगा। अब इस भाई साहब ने क्या कर रखा है, देखो अमोनिया इतना बनेगा, ठीक है, हमने मान लिया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसने तो पूछा था, नंबर ऑफ मोल पूछे थे, तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालें। अमोनिया इतने ग्राम बनेगा तो इसके अंदर गिवन मास 24.2 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास कितना होता है अमोनिया का, 17। तो इसको डिवाइड करो भाई, कितना आएगा, 24.2 डिवाइडेड बाय 17, है ना, 1.42 आ रहा है, 1.42 मोल, बस गिवन मास बाय मोलर मास अमोनिया 1.42 कहां पर है, ये रहा थर्ड आंसर, ठीक है। तो 3 इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर इन्होंने कैसे समझा रखा है, आपको ये समझ में आता है, नीचे वाला सॉल्यूशन, बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको थोड़ा इजी करके समझाया, नथिंग स्पेशल इन दिस, बस इजी किया है। गॉट इट गाइस, क्लियर है ना सबको बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज वायलेट इन कलर। अब भाई ये ना क्वेश्चन याद करने वाला है, हालांकि देख के लगता पता नहीं क्या ही होगा, लेकिन वायलेट कलर कैसे निकालें। दो तरीके हैं। पहली बात तो आयरन है, SCN6 जोड़ेगा, आयरन 2 पॉजिटिव है, तो इसका देख लो SCN स्ट्रॉन्ग है या वीक है। यहाँ पर आयरन कितना है, यहाँ पर भी आयरन 2 पॉजिटिव है। यहाँ पर आयरन कितना है, यहाँ देख लो साइनाइड है, 3 जुड़े हुए हैं, जैसे 3 और आयरन 4 है, तो एक बार छोड़ देते हैं, है ना, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा वरना आपको। फिर साइनाइड यहाँ पर 5 है, NOS एक जुड़ा हुआ है, 4 नेगेटिव, मतलब ये 2 पॉजिटिव है, डेफिनेटली ये 2 पॉजिटिव है ना, NOS भी 1 नेगेटिव होता है। सब जगह पर आयरन तो 2 पॉजिटिव, और 2 पॉजिटिव तो सारों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे यार, है ना। कोई स्ट्रॉन्ग है तो वो पेयरिंग कर देगा, वीक है तो वो पेयरिंग नहीं करेगा, बस इतना सा देख सकते हैं, और तो कुछ देख ही नहीं सकते। तो कैसे बताएं वायलेट कलर निकलेगा, रिएक्शन याद होनी चाहिए, इसका और कोई इलाज नहीं है। यहाँ पर भी आप इसको मान लो कि 2 पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। आयरन को यहाँ 3 पॉजिटिव मान लेते हैं। इसको सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, 3 चौके 12, 12 पॉजिटिव हो गया टोटल। और यहाँ पर कितना है, ऐसे से 3 जुड़े हुए हैं, तो साइन टोटल 4 नेगेटिव बन रहा है, 3 जुड़े हुए हैं, 4 या 12, तो ये 12 नेगेटिव बनेगा टोटल, है ना। तो ये सही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन स्टेट निकालने का तरीका बता रहा हूँ, है ना, अंदर वाला 2 बाहर वाला 3, ठीक है, बस इतना ही है, याद भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सब में 2 पॉजिटिव आ रहा है, तो वायलेट कलर कौन दिखाएगा, नहीं बता सकते। रिएक्शन याद रखिए, Na2S सोडियम सल्फाइड जो है ना, वो रिएक्शन करता है Na2 सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से, Na2Fe साइनाइड 5NO नाइट्रोप्रोसाइड से रिएक्शन करता है।
NOS यहाँ जुड़ जाएगा, साइनाइड 5 होगा और ये वायलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स होता है। ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड वायलेट कलर देता है सोडियम सल्फाइड के साथ। सोडियम सल्फाइड रिएक्ट विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड गिविंग वायलेट कलर। ये रिएक्शन याद कर लो बेटा और कोई इलाज नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड होते हैं, याद रह गया, अंदाजा लग गया तो ठीक है, नहीं याद रहा कोई बात नहीं, आपको जो लॉजिकल क्वेश्चन है वो आते हैं वो कीजिए, है ना। यू हैव लॉट्स ऑफ चॉइस इन पेपर आल्सो, वो चॉइसेस भी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम मैग्नीशियम सिलिकॉन, तीनों की दे रखी रिस्पेक्टिवली 496, 737, 786। ठीक है 786 है ना नंबर। द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, अब देखो ये सिलिकॉन की फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी दे रही है 786, याद रख लो यार, ठीक है बहुत आसान है इसको याद रखना। तो अब आगे देखो क्या हो रहा है, द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम इज, हमें पता है एल्यूमिनियम सोडियम की कम होती है, एल्यूमिनियम की ज्यादा होती है, मैग्नीशियम की उससे ज्यादा होती है, सिलिकॉन की सबसे ज्यादा होती है, सोडियम सबसे कम है। तो सोडियम तो 496 है, उसके बाद में एल्यूमिनियम आएगा पता नहीं कितना है, मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम 737 है, मैग्नीशियम 737 है। तो 737 और ये है, यहाँ लिख देता हूँ चलो, 496, 737 और ये 786, ये याद रह सकती है। देखो जब हम क्वेश्चन करते हैं बहुत सारी चीजें अपने आप माइंड में याद हो जाती होती है, ठीक है, तब हमें लगता है अरे पता नहीं इसको क्या ही आता है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कुछ प्रैक्टिस, कुछ कुछ एक्सपीरियंस और कुछ कुछ चीजें अपने आप मेमोराइज हो जाती हैं जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, तो हम किसी अनजान क्वेश्चन के ज्यादा नजदीक पहुंच जाते हैं और उसको कर पाते हैं। यहाँ वैसा ही है, ठीक है। तो 786 है, 737 है और 496 फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी है, तो एल्यूमिनियम की बता सकते हैं, इनके बीच में आएगी। 737 से कम, 496 से ज्यादा, 496 से ज्यादा कितना है, 737 से कम, 37 से कम, तो भाई ये है 577 है ना, बीच में यही आता है राइट ऑप्शन, दैट्स इट। तो अगर आपको सीक्वेंस पता था, बहुत आसान है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, among the following 1 to 4 for the yellow precipitate on reacting with sequence NaOH HNO3 AgNO3, कौन येलो प्रेसिपिटेट देगा इनके साथ रिएक्शन करके, ठीक है। तो अभी राइट ऑप्शन जो है वो ये वाला है। कैसे, सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाई NaOH और HNO3 के साथ में, NaOH HNO3 के साथ आयोडीन यहाँ से उड़ेगा, OH जुड़ेगा, पहला क्वेश्चन, ठीक है। NaOH और HNO3, डाइल्यूट HNO3 है और NaOH है और ये आयोडीन को उड़ा देगा और ये Na बना देगा, सोडियम आयोडाइड। इसकी रिएक्शन जब AgNO3 से होती है, पहले आपको ये डालना है NaOH, बाद में डाइल्यूट HNO3 डालना है। जब इसकी रिएक्शन AgNO3 से होती है तो क्या होता है, AgNO3 AgI येलो प्रेसिपिटेट, AgI सिल्वर आयोडाइड क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जैसे AgCl होता है, AgCl। AgNO3 बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट AgNO3, बट AgCl बहुत वीक होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट घुलेगा, Ag अगर NaCl उसके अंदर सॉल्यूशन में, नमक वाला सॉल्यूशन NaCl है ना, पानी में नमक पूरा घुल जाएगा, आप उसमें AgNO3 डाल दो, नीचे आपको सफेद कलर का नमक फिर से बिना घुला हुआ मिलेगा, वो AgCl होता है। AgNO3 की रिएक्शन AgI से करवाओगे तो वो आयोडीन के साथ में भी रिएक्शन करके बिना घुला हुआ सॉलिड सब्सटेंस बना देगा, बन गया AgI येलो प्रेस, और ये येलो कलर का होता है। अच्छी बात ये है, तो आसानी से पहचाना जा सकता है, डिटेक्शन कर सकते हैं हम यहाँ से कि आयोडीन उसके साथ जुड़ा हुआ था कि नहीं जुड़ा हुआ था, आयोडीन टेस्ट भी बोल सकते हैं आप इसे, है ना। एज ए टेस्ट है, नॉर्मल सिंपल रिएक्शन है, यू शुड हैव टू लर्न दिस गिवन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट 1, द टाइट्रेशन बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस मिथाइल ऑरेंज इज सुटेबल एज एन इंडिकेटर, ठीक है बिल्कुल सही है। सेकंड, पोटेशियम ऑफ एसिटिक एसिड एंड NaOH वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, फेनोल्फथालीन इज नॉट सुटेबल, फेनोल्फथालीन सुटेबल होगा वहां, कैसे होगा, तो स्टेटमेंट 2 गलत है ना, तो आंसर नंबर 4 है। स्टेटमेंट 1 ट्रू है और 2 गलत है। अब ये कहां से पता लगा मुझे, रट्टा मार रखा मैंने भी कुछ चीजों का, देखो क्या है, रट्टा नहीं है, लॉजिक है देखिए बेटा, pH range is strong acid and weak base reaction from 4 to 7, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो 4 से 7, बेस तो वीक है ऑब्वियस है, तो वो तो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, तो भाई क्या होगा 4 से 7, एंड मिथाइल ऑरेंज pH रेंज इज 3.5 से 4.5, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्शन मिथाइल ऑरेंज कैन बी यूज, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और बेस वीक होगा तो मिथाइल ऑरेंज को यूज किया जाएगा, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज की चेक करने की, कलर बदलने की रेंज होती है 3 से 4.5, मतलब समझिए मिथाइल ऑरेंज 3 से 4.5 लगभग, आप 3.2 मत याद कीजिए, 3 से 4.5 कर लो, है ना। तो 3 से 4.5 वो भी मत करो, ऐसे याद कर लो 3-5, है ना, वो हरियाणा में एक कहावत है,
3 5 नहीं करने का, है ना। बोला ये फालतू में 3 5 करने लग रहा है, 3 के 5 कैसे कर देगा कोई, ये वैसा ही है। तो 3 5 याद रख लो कि 3 से 5 के बीच में है, बीच में रेंज है मिथाइल ऑरेंज की। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा तो बेस तो अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा, एसिड ही दिखाएगा, तो वो एसिडिक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो हाँ मिथाइल ऑरेंज सुटेबल है। अब दूसरा देखो पीएच रेंज है तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, बेस स्ट्रॉन्ग है तो यानी 7 से ऊपर होगा उसका पीएच, बेस स्ट्रॉन्ग है भाई, 7 से ऊपर वाले बेस होते हैं, तो एसिड वीक है तो वो अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा, नहीं वो 7 से ऊपर होगा, वो 7 से 11, तो यानी कि इसकी रेंज 7 से 11 होती है। और फिनोफेथलीन की रेंज कितनी है, फिनोफेथलीन की रेंज देखो भाई 8.5 से लगभग 10.5 के बीच में, है ना। 8 से 10 आप ऐसा कर सकते हैं, 8 से 11 कह सकते हैं, 8 से 10 कह सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। वैसे 9 से 11 है ये लगभग, है ना, और 9 से थोड़ा कम हो गया, 11 से थोड़ा 11 से भी कम ही बनेगा, है ना, 9 2 11 ऐसा याद कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स, लेकिन ये पॉइंटों में भी याद होने चाहिए, बाद में याद रख लेना। फिनोफेथलिन कैन बी यूज, तो फिनोफेथलिन को यूज कर सकते हैं कब, जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन होगी तब फिनोफेथलिन को यूज कर सकते हैं। हेंस फिनोफेथलिन कैन बी यूज, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज फॉल्स। 2 में वो कह रहा नहीं यूज कर सकते ना, नॉट सुटेबल कह रहा है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ फिनोफेथलिन को यूज किया जा सकता है, ये नोट यूज वाला गलत है ना, तो इसलिए स्टेटमेंट नंबर 4 इज राइट, सॉरी आंसर नंबर 4 इज राइट। स्टेटमेंट 1 ट्रू है, 2 फॉल्स। दैट्स इट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं यहाँ पर, देखो भाई, बोहर मॉडल of atom, quantitatively magnitude of velocity of the electron increases with decrease in the positive charge on the nucleus and there is no strong hold on the electron by nucleus। क्या कह रहा हूँ, डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ये बोल रहा है। न्यूक्लियस का चार्ज डिक्रीज होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ऐसा बोल रहे हैं। दूसरा देखो, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, क्वालिटेटिवली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, वेलोसिटी बढ़ती है विद डिक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 होते हैं, वो डिक्रीज होंगे तब भी वेलोसिटी बढ़ती है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट 2, तो पहली गलत है, दूसरी सही है, कौन सी है, तो आंसर इज सेकंड है भाई। कैसे, 1 इज फॉल्स 2 इज ट्रू, कैसे, हमें कैसे पता, ये फॉर्मूला है बेटा। वेलोसिटी जो होती है 2.8 into 10 power 6, 2.18 into 10 power 6 into ZYN होती है, ये वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड किसी इलेक्ट्रॉन की किसी ऑर्बिट में, ठीक है, समझ में आ गया। तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जेड क्या होता है, जेड एटॉमिक नंबर, है ना, तो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, उसने क्या कहा था, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा इंक्रीज, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के डिक्रीज होने पर, ठीक है। यानी स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स हो गई। एन दूसरा देखो, प्रिंसिपल नंबर एन बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होती है, तो उसके रिवर्स है, तो यानी स्टेटमेंट नंबर 2 जो वो ट्रू होगी। समझ में आया, सिर्फ फॉर्मूला बेस पर आप आसानी से देख सकते हैं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखिए, ठीक है। क्या देखना है, वो जेड एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसके डायरेक्टली है, और एन के इनवर्सली है, ठीक है, पर्सनल नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम। अब ये लोन पेयर बताना है यार, कुछ भी नहीं करना, है ना। SCl2 सल्फर क्या होता है, ऑक्सीजन फैमिली से है, 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन मान लो इसको सीधा, 2 लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर। O3 के अंदर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर बताने, बाकी कहीं नहीं, ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, सेंट्रल एटम पर हमेशा एक लोन पेयर रहेगा, तो 1 लोन पेयर। O3 में इसका स्ट्रक्चर हम पहले भी कर चुके हैं, 2 लोन पेयर। ClF3 क्लोरीन के पास में टोटल 3 लोन पेयर होते हैं, एक बॉन्ड बनाती है, तो ये जो 2 बॉन्ड और बने, ये लोन पेयर एक्सटेंड हो गया, एक लोन पेयर एक्सटेंड होने पर 2 नए बॉन्ड बनते हैं, उसने लोन पेयर एक्सटेंड करके 2 नए बॉन्ड बना लिए, तो एक लोन पेयर यूज हो गया, 2 लोन पेयर बच गए, तो 2 लोन पेयर है। SF6 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड बना सकता है, यहाँ 6 बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब 2 बॉन्ड तो बना लिए, बाकी 4 बॉन्ड कहां से बने, 2 लोन पेयर एक्सटेंड हो गए, अभी अभी हमने इसकी बात की थी, 0 लोन पेयर, दैट्स इट। यहाँ से आंसर नंबर 2 इज राइट। पहले के पास में 2 है, दूसरे के पास में 1 है, फिर नेक्स्ट के पास 2 है, फिर नेक्स्ट के पास 0 है, ठीक है, क्लियर है ना। ये तो भाई आपको अच्छे से आना ही चाहिए, है ना, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, द फॉलोइंग पेयर ऑफ द व्हिच ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयन आर कलरलेस। कलरलेस कब होते हैं, डी में 0 या डी में 10 हो तो कलरलेस होते हैं। कलरलेस होने के लिए 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है तो 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कौन से हैं, ये वाले दोनों, ये दोनों, है ना। देखो भाई अब क्या क्या है, स्कैंडियम में 3 पॉजिटिव, पहला स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, दोनों में डी में 0 डी में 10, यही ऑप्शन राइट है। दूसरे वाला डी में 0 है, डी में 9 है, ये कलर लेस नहीं होगा, इसका कोई ना कोई कलर होगा। डी में 3 डी में 1 दोनों का कलर होगा। डी में 10 डी में 5 10 वाले का कलर नहीं होगा, लेकिन इसका कलर होगा, इसलिए ये गलत हो गया, तो ये नहीं, सिर्फ यही ऑप्शन है।
डी में 0 या डी में 10 हो तभी कलर लेस होता है, वरना सबके कलर होते हैं। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। द न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन मीडियम KMnO4 बहुत ही लेस एल्कली मीडियम के अंदर है, मतलब बेसिक बिल्कुल लिटिल सा बेसिक है, यूं कहिए कि है ही नहीं, बेसिक लगभग 0 है ना, या न्यूट्रल कह लो उसको। बीइंग ए पावरफुल ऑक्सीडेंट कैन ऑक्सीडाइज, थायोसल्फेट को ऑक्सीडाइज कर रहा है ऑलमोस्ट क्वांटिटेटिवली टू सल्फेट, थायोसल्फेट को सल्फेट में कन्वर्ट कर रहा है भाई, ठीक है मान लिया। इन द रिएक्शन ओवरऑल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट में ओवरऑल कितना चेंज होगा? सीधी सी बात है, ये वाली रिएक्शन याद होनी चाहिए, KMnO4 बहुत सारी रिएक्शनें करता है। हमने यहाँ पर 12th के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर KMnO4 और K2CO2O7 की प्रेपरेशन की है और उनकी रिएक्शंस की याद की है, प्रेपरेशन एंड रिएक्शंस डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये वही है। तो KMnO4 H2O3 ये होता है H2O3, क्या होता है? थायोसल्फेट, है ना, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, अल्कलाइन है, MnO2 के अंदर कन्वर्ट होता है, इसकी ऑक्सीडेशन 4 होगी, इसकी 7 थी, तो चेंज कितना आया? 3 का चेंज आया। राइट आंसर इज 4, 3 का चेंज है। 4 से सॉरी 7 से 4 हो गई, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट का, 3 ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आया, दैट्स इट। चलिए अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन है इंटीजर वाले, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले वाला वो बोला सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट उसने दे रखी है PbS की, तो PbS की सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता है, तो देखो PbS क्या करेगा, Pb2 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, S2 नेगेटिव। तो होता क्या, मान लो ये S सोल्युबिलिटी है इसकी, तो ये भी S होगा, ये भी S बनेगा, है ना, एक मॉलिक्यूल 2 में टूटेगा ना, अगर इसकी सोल्युबिलिटी एस है तो। हमने इसकी सोल्युबिलिटी एस मान ली, तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है? इनके आयंस की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई रेज़ टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, इनके आगे तो एक ही लगा, एक पीबी बनेगा, एक ही एस बनेगा, तो यानी कि KSP क्या होता है भाई? आयंस की कंसंट्रेशन, आयंस की कंसंट्रेशन एस है, इसकी भी एस है, दोनों की मल्टीप्लाई रेज़ टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, तो कितना आ गया? S इंटू एस, एस की पावर 2 कर सकते हैं, दोनों की पावर सेम है, तो KSP इक्वल आ गया S स्क्वायर, एस स्क्वायर आ गया, एस की वैल्यू मुझे निकालनी है, एस क्या आ जाएगा? अंडर रूट KSP आ जाएगा। उसने KSP की वैल्यू दे रखी है बेटा, एस की वैल्यू निकाल लो, तो एस की वैल्यू अंडर रूट KSP आएगी, जो कि ये आ गई। इसको थोड़ा सोल्व किया, ये आ गया, इसको और सोल्व किया, ये आ गया। उससे चाहिए 10⁻16 की फॉर्म में, 10⁻16 की फॉर्म में, मतलब सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, आंसर 282 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू, दैट्स इट। यस, क्लियर है गाइज? आसान था लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। x और y फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू y। फर्स्ट ऑर्डर x के रिस्पेक्ट में, ये फर्स्ट ऑर्डर है, सीधी सी बात है, फर्स्ट ऑर्डर, और ये जीरो ऑर्डर है, ठीक है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, सिंपल है ना, ये जीरो ऑर्डर है। वो क्या कह रहा है भाई? एग्जामिन द डाटा एंड कैलकुलेट द m एंड l, m और l को कैलकुलेट करना है, ये रहा l, ये कैलकुलेट करना है, ये रहा m, ये इसको कैलकुलेट करना है, ये रेट दे रखा है और ये कंसंट्रेशन दे रखी है। हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर एक के रिस्पेक्ट में तो हम क्या बोल सकते हैं, रेट इक्वल, अब यहां देखना रेट इक्वल क्या होता है भाई? k इंटू एक्स की पावर 1 लिखूंगा मैं, फर्स्ट ऑर्डर है x के अगेंस्ट, और y की पावर 0 लिखूंगा, इसके अगेंस्ट 0 है, तो मैं रेट को फिर से लिख सकता हूँ, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, रेट k इंटू एक्स की पावर 1 लिख सकता हूँ, इसी पर डिपेंड करेगा, y तो ये 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 आएगा, है ना, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 तो 1 हो जाता है, तो रेट इसके इक्वल हो जाएगा, पहली बात। अब रेट पता लग गया, अब दो रेट्स को डिवाइड करते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन का, यानी रेट क्या है, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा, ये कांस्टेंट है ना, कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो रेट बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, सिंपल हो गया अब क्वेश्चन। तो क्या करें, दो रेट्स को डिवाइड कर दो, देखो उन्होंने क्या किया, 1 एंड 2 फर्स्ट और सेकंड के अंदर लिया, दो कंसंट्रेशन को डिवाइड किया और दो रेट्स को डिवाइड किया, है ना, तो ये देखो कंसंट्रेशन को डिवाइड कर दिया 4 इंटू 10⁻³ और 2 इंटू 10⁻³, और यहाँ कंसंट्रेशन का डिवाइड, कंसंट्रेशन इसी पे डिपेंड कर रहा है ना, एक्स पे डिपेंड कर रहा है रेट, तो इन दोनों का डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं यहाँ पर रेट लगाऊं, ये रेट जो है वो कंसंट्रेशन की डायरेक्टली के, और नीचे भी क्या आएगा, के से के कट जाएगा, रेट कांस्टेंट से रेट कांस्टेंट कट जाएगा, तो ये आ गया, ठीक है, सिंपल सिंपल। अब दो इक्वेशन बना के एल की वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी। नेक्स्ट वाले में देखो, थर्ड और फोर्थ को ले लो, थर्ड और फोर्थ, तो रेट यहां पर भी आपको क्या करना है, दोनों रेट्स का डिवाइड, m/2 इंटू 10⁻³ ये वाला, और इन दोनों का 4/0.1,
इसी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इस पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा। तो ये कंसंट्रेशन जो दे रखी इनका कोई मायना नहीं है, क्योंकि इस पे डिपेंड नहीं करता हमारा रेट, याद रख लेना, बस इतना समझना है। तो रेट्स का डिवाइड कंसंट्रेशन के डिवाइड के इक्वल होगा, क्योंकि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी कंसंट्रेशन के। अगर सेकंड ऑर्डर होती तो कंसंट्रेशन के स्केयर के इक्वल होता, तो दोनों कंसंट्रेशन का स्केयर का डिवाइड आ जाता, के से गेट तो कट जाएगा। क्लियर है? तो आंसर हमारे पास एल का आ गया 0.2, एम का आ गया, सॉरी एम का आ गया 8, दोनों का डिवाइड बोला था उसने, दोनों का डिवाइड आ गया, एम और आर का रेशियो बोला था तो 40 आ गया। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन। लीनियर टेट्रापेप्टाइड है, सीधी चेन है, 4 पेप्टाइड जुड़े हुए हैं उससे, है ना, 4 पेप्टाइड हमारे अमीनो एसिड्स वाले पेप्टाइड चेन, अमीनो एसिड्स जुड़े हुए हैं डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स। तो बोल रहा है नंबर ऑफ अमीनो एसिड माइनस नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो भाई 4 पेप्टाइड हैं तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड तो 4 होंगे, जितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं ना, लीनियर टेट्रापेप्टाइड है तो 4 अमीनो एसिड जुड़े होंगे, इसलिए 4 पेप्टाइड बोला गया है इसे। 4 पेप्टाइड मतलब टेट्रापेप्टाइड मतलब 4 अमीनो एसिड जुड़े। 4 अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए बीच में बॉन्ड कितने होंगे? देखो भाई 4 आदमियों को जोड़ने के लिए कितने बॉन्ड चाहिए? मान लो ए आदमी है, ये बी आदमी है, ये सी आदमी है, ये डी आदमी, बीच में कितने बॉन्ड होंगे? 1, 2 और 3, 3 ही बॉन्ड बनेंगे बीच में। तो पेप्टाइड चेन कितने बनेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड 3 बनेंगे, बंदे टोटल 4 थे, ठीक है। दोनों का माइनस पूछा था, 4 - 3 = 1 आ जाएगा, तो 1 इज द राइट ऑप्शन। दैट इज इजीएस्ट क्वेश्चन मानता हूं मैं इसको, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द ब्रोमिनेशन ऑफ द प्रोपाइन, प्रोपाइन होता है ये ट्रिपल बॉन्ड एक में, है ना, और विद ब्रोमीन 1122 टेट्रा ब्रोमोप्रोपेन, इससे ये बन गया 1122 टेट्रा ब्रोमोप्रोपेन, ये बन गया। बोल रहा है 27% ही यील्ड प्राप्त हुआ, मतलब अगर ये 100% यूज हुआ तो ये अगर ये 100 ग्राम था तो ये 27 ग्राम ही हमें मिला, बाकी बाकी कचरा या बाई प्रोडक्ट कह लो, ठीक है, बाकी नहीं मिला। हमें लगता है रिएक्शन पूरी होती है, अब कुछ बच्चों को लगता है जो रिएक्शन में लिखा वो तो 100% बनना चाहिए, बाकी का क्या हुआ? बाकी का कुछ और चीजें बन जाती है, हमारा ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनता, कुछ और भी बनता है बेटा, कुछ वेस्ट भी हो जाता है जब उसको साफ करते हैं, है ना, तो कुछ और भी मिलाना पड़ता है, कोई कैटलिस्ट मिलाना पड़ता है, तो वो सब साफ करते हैं जब उसे, तब कुछ वेस्ट भी हो जाता है। तो यील्ड का मतलब जो हमें प्राप्त हुआ अच्छे से रिएक्शन करने के बाद, तो यील्ड आया भाई 27%। अब वो क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगर 1 ग्राम ब्रोमीन यूज करते हैं तो क्या होगा? द अमाउंट, ये जो बना है इसका अमाउंट बताओ, 1 ग्राम ब्रोमीन यूज करते, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन है, 12 दूना 24 12 36, 36 तो कार्बन का हो गया, प्लस में हाइड्रोजन 3, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन हो गए, कितने हो गए? 40 ग्राम तो ये था। ब्रोमीन का मोलर मास ने दे रखा भाई 80 ग्राम, 4 ब्रोमीन है, 8 चौके 32, 320 ग्राम हमारे पास ब्रोमीन है। इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो कितना बना? यहां देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं? 4 के 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, ब्रोमीन भी चारों लग गए, तो टोटल जुड़ जाएगा यार, सीधी सी बात है। कितना बनेगा? 320 और 300 और 40, कितना हो गया? 360, 360 ग्राम ये बनेगा। ये आपका प्रोडक्ट जो है ना, ये 360 ग्राम बन रहा है। यहाँ ब्रोमीन हुई थी 320 ग्राम यूज, 320 ग्राम से 360 ग्राम बन रहा है, सीधा हिसाब है यार, निकाल लो। 320 ग्राम से 300 अगर ब्रोमीन हो तो 360 ग्राम प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट 360 ग्राम बन रहा है। ब्रोमीन 1 ग्राम बोला था उसने, लो भाई हमने ब्रोमीन 1 ग्राम कर दिया, 360 डिवाइडेड बाय 320, बड़ा आसान हो गया है ना। कितना आया? 36/32, कैलकुलेट करो जरा ऐसे, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 8 32 होता है ना, तो 4 9 36, तो ये 9/8 आ गया। क्या आया? ग्राम। बट यहाँ एक ट्विस्ट है, उसने बोला 27% ही मिलता है, हमारे हिसाब से तो हमें 100% तो इतना मिलना चाहिए, 360 पूरा मिलना चाहिए, बट इसका 27% मिलता है। तो जब मैंने 1 ग्राम से बनाया तो 9/8 ग्राम आया, बट इसका 27% मिलेगा, तो 9/8 ग्राम का 27% निकालेंगे तो वो अमाउंट ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन का अमाउंट कितना आ जाएगा भाई? 9/8, ये है, तो इसका 27%, 27/100 गुना में टोटल होता है, 27/100 गुना में 9/8 आ गया, ये आ गया भाई। तो जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो देखिए 27 मल्टीप्लाई में 9 करते हैं, कितना आएगा? 243, डिवाइड में करते हैं 8, कितना आया? 30.375, नीचे 100 है उसको बाद में देखते हैं, है ना। तो ये आ गया अगर मैं इसको लिखूं
30.375, ठीक है, इतना डिवाइड में इसके 100 है ग्राम। ढूंढ लो अब कितना ग्राम। तो देखो भाई इसने बोला 10⁻⁻1 लगा सकते हो, तो 10 यानी एक जीरो को उधर ले जाते हैं, तो हम ये करेंगे 3.0375 और नीचे 10 रह गया। इतना ग्राम भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। इसी को लिख दिया, 10 ऊपर 10⁻⁻1 बन जाएगा, तो सीधा सीधा हमारा ऑप्शन आ गया, दैट इज इट, यानी कि 3.0375 ग्राम। क्लियर है बेटा? आसान था ना, बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई क्या कह रहा है, आयरन साइनाइड 6 शुड बी इनर, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये पेयरिंग करा देगा, ठीक है। इग्नोरिंग द पेयरिंग एनर्जी को इग्नोर कर दो, वैल्यू ऑफ क्रिस्टल बैलेंस एनर्जी उसने पूछा है, नियरेस्ट इंटीजर बताना है, तो देखो क्या आंसर आएगा इसका, है ना। देखो भाई यहाँ पर क्या है, T2G और EG, Fe3 पॉजिटिव है, साइनाइड पर 6 3 नेगेटिव बाहर है, तो 3 पॉजिटिव अंदर है, तो क्योंकि साइनाइड 6 नेगेटिव होता है, आ गया 3 पॉजिटिव, ठीक है। आयरन के ऊपर चार्ज हमने निकाला, 3 पॉजिटिव में डी के अंदर 5 होते हैं और 4s में 0 होते हैं, 4s में 0। हमने क्या किया, डी में 5 इलेक्ट्रॉन है तो डी को स्प्लिट कर दिया, EG और T2G में 5 के 5 नीचे भरेंगे, क्यों, क्योंकि साइनाइड बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो ऊपर नहीं जाने देगा दोनों इलेक्ट्रॉन। आपको लगे पहले सब में एक एक आएगा, नहीं, वो उनको पेयर कर देगा, नीचे बैठा देगा 5 के 5। T2G की एनर्जी कितनी होती है नीचे वाले की 0.4 मल्टीप्लाई में 5 इलेक्ट्रॉन है 2.0, और याद रखना है माइनस होता है 2.0। ऊपर क्या होता है, ऊपर 0.6 प्लस की होती है एनर्जी, मल्टीप्लाई में 0, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ये 0 आ गया, प्लस का 0, ये माइनस की ऑक्टेटल एनर्जी आ गई 2.0। दैट्स इट। नीचे वाले को 0.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, असलियत में 3 ऑर्बिटल जहां है, अब स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, E2 ऊपर चला जाता है, E नीचे आता है, 2 ऑर्बिटल नीचे 3 ऊपर। जब ऐसा हो जाए तब भी ये एनर्जी ऐसी ही रहेगी। नीचे वालों को क्या करना है, अब सॉरी पलट जाइए, नीचे वालों को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कब, स्क्वायर प्लेनर में, तो कैसे पता करें भाई, जहां 3 ऑर्बिटल है ना उसको कम से मल्टीप्लाई करना है, जहां 2 ऑर्बिटल है ना उसको ज्यादा से, तो 0.6 और 0.4 को याद रख लो, जहां 2 ऑर्बिटल है उसको ज्यादा वाले से मल्टीप्लाई करना, मतलब 0.6 से, जहां 3 ऑर्बिटल है उसको कम वाले से यानी 0.4 से मल्टीप्लाई करना है, जो नीचे है वो माइनस होगा, जो ऊपर है वो प्लस होगा, सिंपल है, बस खत्म, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेजिस्टेंस दिखा रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। अभी सेल कांस्टेंट दे रहा 129, तो हमने ये लिख लिया L/A सेल कांस्टेंट होता है, जबकि 129 पर मीटर आ गया। फिल्ड विद 75 लगभग 74.5 ppm सॉल्यूशन, ये कंसंट्रेशन दे रखी है ppm में कंसंट्रेशन है 74। सॉल्यूशन 1 दे रखा है, ये रहा सॉल्यूशन 1, इसकी कंसंट्रेशन ये रही और इसका R1 ये रहा 100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमें। दूसरा सॉल्यूशन दे रखा है जिसका 149 ppm है, तो दूसरा सॉल्यूशन है भाई जिसका 149 ppm है और R2 दे रखा है 50, ठीक है, R2 50 है उसका, ठीक है, सॉल्यूशन 1 एंड 2। वो कह रहा है λ1/λ2 का रेशो निकालो और वो x की वैल्यू निकालो, जो भी रेशो निकलेगा उसमें x की वैल्यू 10⁻³ के हिसाब से कैसे निकालें, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सोचना। ppm/ppm मोलैरिटी बाय मोलैरिटी होता है, ये कंसंट्रेशन है, दो कंसंट्रेशन को आपस में डिवाइड कर रहा हूँ, मोलर कंसंट्रेशन को डिवाइड कर लो चाहे पीपीएम को डिवाइड कर लो, तो नंबर ऑफ मोल्स का डिवाइड और पीपीएम का डिवाइड आपस में इक्वल होगा, तो यानी हमने पीपीएम के डिवाइड और नंबर ऑफ मोल के डिवाइड को इक्वल कर दिया। तो पीपीएम 1 सॉल्यूशन 1 में कितना था भाई, पीपीएम 74 पॉइंट था और दूसरे में 149, तो याद रखना पीपीएम 1 और पीपीएम 2 दोनों का डिवाइड देखते हैं, तो 74.5 डिवाइड में 149, इसका डबल है भाई, 74 का डबल 149 हो जाएगा पूरा पूरा, है ना। इक्वल आ गया मोलैरिटी का डिवाइड m1/m2 इक्वल आ गया 1/2, ये 1/2 हो गया। मोलैरिटी का डिवाइड हमें पता लग गया, इससे क्या मिलेगा, तो मोलैरिटी का डिवाइड क्या होता है भाई, मोलैरिटी का डिवाइड क्या होगा जरा सोचो। मोलैरिटी का डिवाइड होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, है ना, m1 m2 पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल क्या होते हैं, गिवन मास W1 डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसके डिवाइड में मोलर मास लिख दिया मैंने, और इसको डिवाइड करना था वॉल्यूम से, तो डिवाइड कर दिया, इसको मल्टीप्लाई में आ गया वॉल्यूम, है ना, गिवन मास बाय मोलर मास। अब दूसरा क्या है, फिर से m2 का डिवाइड, तो ये डिवाइड में आएगा m2 यानी कि गिवन मास
डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई में वी। वी तो टोटल सेम ही होगा ना दोनों सॉल्यूशन। वॉल्यूम याद रख लेना, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। क्यों वॉल्यूम सेम है? क्योंकि उसको सेम कंडक्ट, ये देखो इसने क्या बोला, कंडक्टिविटी सेल, सेल कांस्टेंट 129। तो भाई यानी कि सेल कांस्टेंट का मतलब वो जो कंडक्टिविटी सेल जिसमें हम उसको रख रहे हैं मेजर करने के लिए, वो दोनों का वॉल्यूम उसमें बराबर होता है। सेम वॉल्यूम रहेगा ना, वॉल्यूम से वॉल्यूम तो कट जाएगा, तो वी तो सेम है। तो यहाँ पर मैं वी को वी से काट रहा हूँ, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, अब बचा क्या, सोचिए जरा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अब इन्होंने भी कुछ ऐसा ही लिख रखा है, m1/m2, है ना। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, m1/m2 1/2 इक्वल हो जाएगा W1 डिवाइडेड बाय M1 मल्टीप्लाई में M2, ये मास बाय मोलर मास है ना, डिवाइड बाय M2 ऊपर और W2 नीचे। क्लियर है भाई, यहां तक तो सबको समझ में आया होगा, है ना। सिंपल था, कुछ खास नहीं था इसमें। अब देखो λ1/λ2 क्या होता है एक्चुअल में। अब आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट होता नहीं। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी होता है। ठीक है, m। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो λ1 और दूसरा λ2, ठीक है, λ1 और λ2, इसका K1, इसका आ जाएगा K2 मल्टीप्लाई में 1000 डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये M1 था तो ये M2। क्लियर है, दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो, यही तो उसने पूछा था। यहाँ देखिए, M1 और λ1 और λ2 की डिवाइड पूछा था, दोनों का डिवाइड मेरे पास आ गया, क्या आया, K इंटू। अब K की वैल्यू कैसे निकलेगी, K क्या होता है, कंडक्टिविटी, है ना। और ये हमें क्या दे रहा है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का उल्टा K1 में निकाल सकता हूँ 1/1000। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, सीधी सी बात है। और K2 को मैं निकाल सकता हूँ 1/50। तो मेरे पास K है, बिल्कुल है, M है, M1 और M2 का है 2, M1/M2 मेरे पास 2 है। तो इसका क्या किया था हमने, गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं तो नंबर ऑफ मोल का डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल आ गया, मतलब मैंने सिर्फ नंबर ऑफ मोल और उल्टा नंबर ऑफ मोल, ये 1/2 आ गया, बस। इससे मेरे को और कुछ नहीं लेना था, इन दोनों का डिवाइड ही निकालना था 1/2। तो इसको मैं भर सकता हूँ 1/2, दोनों को भर दे। तो देखो क्या आएगा, K1/K2, देखो K1 ये रहा, K2 नीचे अगर इसके डिवाइड में आता है, M2/M1 ये उल्टा हो जाएगा, M2 और M1 पलट जाएंगे, सीधी सी बात। ठीक है, ये आप सोच सकते हैं, कर भी सकते हैं। तो ये आ जाएगा 50/100। K1 था कितना, अब देखो K1 1/100 था, K2 1/50 था। तो अब इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो 50/100 बनेगा। इन दोनों को डिवाइड करोगे 50 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप। मल्टीप्लाई में M2/M1, तो M1/M2 1/2 है, तो M2/M1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इन दोनों का डिवाइड, ये कुछ नहीं, यहाँ पे वैल्यू भरिए और आंसर निकालिए, और आंसर निकलेगा λ1/λ2 का 1000 आंसर निकल रहा है। देखो ये 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, 10/10 यानी कि 1 आ गया, 1 आंसर निकल रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो अगर 1 आंसर निकल रहा है तो मैं 1 को लिख दूं 1000 इंटू 10⁻³ क्योंकि इसने तो 10⁻³ के अंदर आंसर निकालने को कहा। अब बंदे को लगे यार आंसर तो 1 आ रहा है, 1 को 10⁻³ में कैसे डिवाइड करें, गड़बड़, यहाँ पर सोचना पड़ेगा, है ना। पर घबराना नहीं है, ये भी सही है बेटा। ठीक है, तो यानी आंसर हम क्या लिखेंगे, 1000 इंटू 10⁻³। फिर भी किसी को समझ में नहीं आता, वीडियो को रिपीट करना, कुछ भी नहीं करना, बस सॉल्यूशंस का डिवाइड करना और कुछ नहीं, और इनका आपस में डिवाइड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्न हैबर साइकिल। भाई ये याद करने मतलब याद, सॉरी, एक फॉर्मूला बेस्ड है, सीधा सी बात है। तो यू क्या होता है भाई, डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन की एंथैल्पी, ये क्या है, एस ई सब्लिमेशन एनर्जी, आयनेशन एंथैल्पी, बी ई बॉन्ड एंथैल्पी है, ई है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बस और कुछ भी नहीं है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। डेल्टा यू निकला है बोर्न हैबर साइकिल के अंदर, वो क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एंथैल्पी डेल्टा यू, है ना, ये डेल्टा यू आएगा लैटिस एंथैल्पी। तो देखो लैटिस एंथैल्पी क्या आएगा, डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है माइनस का 436, ये डेल्टा एच है माइनस 436.7, भर दिया। ठीक है, इसका तो ये भर दिया हमने। उसके बाद एस सी सब्लिमेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ये रही एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन 89.2, 89.2, ये भी भर दी। आयनेशन एंथैल्पी, आयनेशन एंथैल्पी भी दे रखी है उसने 419, 419, ये भी भर दी। बोन एंथैल्पी, बोन एंथैल्पी देखो कहां पे दी हुई है, ये बोन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन कितना है 240,
3 बॉन्ड एंथैल्पी, इसका हाफ करेंगे ये, क्योंकि Cl2 है ना, एक क्लोरीन की चाहिए अपने को, दोनों की नहीं चाहिए, है ना। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे रखी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की 348 दे रखी है, 348। ठीक है, जो माइनस लगा माइनस, जो प्लस लगा वो प्लस। ये इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास आंसर आ गया। दैट्स सिंपल है, सिर्फ जोड़ घटा वाला क्वेश्चन था यार, और कुछ भी नहीं है ना। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला भी क्या बताना चाहिए, फॉर्मेशन की एंथैल्पी में से बाकी सब एंथैल्पियां क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलरेडी माइनस होती है, माइनस में माइनस होती है मतलब वो जुड़ जाती है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन डायमेंशंस रीजन इन द लेंथ ऑफ 2 a नोट वेयर a नोट बोहर रेडियस होती है a नोट 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, डबल है उसका, मतलब उसने डबल डिस्टेंस बताया और मिनिमम अनसर्टेनिटी पूछी। अनसर्टेनिटी क्या होती है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल एच बाई 4 पाई। तो डेल्टा एक्स जो है वो क्या है, वो उसने दे रखा है 2a, तो दे दिया हुआ है भाई उसने डेल्टा एक्स। चेंज इन पोजीशन 2a नोट के इक्वल है ना। डायमेंशन बोल रहा है इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशन रीजन ऑफ लेंथ, लेंथ दे रखी है तो यानी कि पोजीशन दे रखी है, सीधी सी बात है। 2a नोट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, vx वेलोसिटी हमें निकालनी है, मिनिमम अनसर्टेनिटी ऑफ स्पीड, वेलोसिटी तो निकालनी है ना। m हमें पता है इक्वल h by 4 पाई, तो ये यानी रो को हमने m इंटू v में कन्वर्ट कर लिया, रो होता है। ठीक है, अब आगे देखो vx की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता है h by 4 पाई 1/2 a नीचे चला गया ये, ठीक है, और 1/m, ये m भी नीचे चला गया। ठीक है, बात खत्म भाई, सॉल्व करो। 4 की वैल्यू 4 है, पाई की वैल्यू 3.14 है, 2a 2 की वैल्यू ये रही, a नोट की वैल्यू 52.9 हो गई। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 × 10⁻³ kg होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबकी वैल्यूज भरिए, आंसर निकालिए, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ यहाँ आंसर में कुछ ट्विस्ट है क्या। ठीक है, मीटर पर सेकंड आ रही है, किलोमीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर सेकंड, तो अप्रोक्सीमेटली ये आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली नियर इंटीजर भरना है, तो हमारा 548 आएगा। कैलकुलेट खुद कीजिएगा, नो वरी अबाउट दिस, चिंता नहीं करने का। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 600 ml 0.2 मोलैरिटी HNO3 है, मिक्स किया 400 ml 0.1 मोलैरिटी NaOH, 0.2 मोलैरिटी 0.1 मोलैरिटी NaOH और HNO3 दोनों रिएक्शन करेंगे, साल्ट बनेगा। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द फ्लास्क, राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्लास्क, ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है, इसमें थर्मो भी मिला दी और कुछ कुछ न्यूट्रलाइजेशन वाला भी मिला रखा है, तो थर्मो और न्यूट्रलाइजेशन दोनों मिला रखे हैं। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ने खुद बोला ये रहा, और स्पेसिफिक हीट दे रखी है, ये रही 4.2 जूल पर केल्विन पर ग्राम। तो देखो जरा, HNO3 और NaOH को मोलैरिटी दे रखी है, ये रही मोलैरिटी 0.2, ये रही मोलैरिटी 0.1, इनको जब इनके ml से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये फॉर्मूला है, याद रख लो। ठीक है, ताकि दोबारा डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, सीधा ml में वॉल्यूम अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें मोलैरिटी से तो मिली मोल आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ml के वॉल्यूम को 0.2 से, तो मिली मोल आ गए, 120 मिली मोल हमारे पास HNO3 है, याद रखना। और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास NaOH के मिली मोल आ गए, वो 40 मिली मोल हमारे पास HNO3 और NaOH है। दोनों की रिएक्शन करवाते हैं, न्यूट्रल बनेगा। ठीक है, 120 मिलीमोल मेरे पास क्या था, HNO3, और NaOH तो 40 मिलीमोल था। अब मुझे पता लग गया NaOH मेरे पास कम है, मोलैरिटी से नहीं पता लगता होता। ठीक है, मोलैरिटी तो लीटर के हिसाब से होती है, लेकिन उसने दिया तो एक तो लिया 400 ml, दूसरा 600 ml लिया, तो कौन सा ज्यादा लिया, ये हमें थोड़ा पता लगेगा। मोलैरिटी अलग है और ml अलग है, दोनों सेम होना, मतलब कम से कम मोलैरिटी सेम हो तब ml सेम लोगे तो सेम आएगा, है ना। तो यहाँ इसको पता करने के लिए ये चीज निकाली जाती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मिलीमोल आ जाएंगे, तो दोनों के मिलीमोल आ गए, NaOH और HNO3 के मिलीमोल को 1000 से डिवाइड कर दो, मोल बन गए। तो HNO3 के मोल आपको पता है, NaOH के मोल पता है, ज्यादा कौन सा है, रिएक्शन आपके सामने है, तो भाई NaOH ज्यादा है, पता लग गया हमें कि NaOH हमारे पास ज्यादा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, NaOH ज्यादा, 120 और ये 40, यहाँ 0 0 थे, हुआ क्या, जब रिएक्शन हुई तो ये बच गया 80, 40 तो यूज हो गया, ये 0 बच गया, तो 40 ही NaNO3 बनेगा, 40 मोल ही हमारे पास मिली मोल वाटर बनेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इतना करने के बाद न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी 1 मोल की होती है 57 किलो जूल, ऊपर दे रखी है 1 मोल की 57 किलो जूल है, पूरी 57 नहीं होती, 57.2 होती है समथिंग, लेकिन इन्होंने पॉइंट खा गए ये लोग, है ना शायद। तो देखिए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है भाई, मिलीमोल, 40 मिलीमोल जो पानी बनेगा, मल्टीप्लाई में जो एंथैल्पी है वाटर के 1 मोल की, तो 1 मोल वाटर की 57,000 जूल मिलता है 1 मोल से, सीधी बात।
तो 40 मिली मोल के मोल बना लो पहले। मिली मोल के मोल बनाएंगे, 1000 से डिवाइड कर दिया, देखो इसको 1000 से डिवाइड किया है तो ये मिली कट जाएगा, मोल रह जाएगा। समझ गए? तो यार नीचे 1000 से डिवाइड कर दिया इसको, ये रहा मल्टीप्लाई 10⁻³ है, तो मिली ये खा गया, ध्यान दे लेना। मल्टीप्लाई में 57,000 जूल पर मोल, तो मेरे पास एनर्जी आ गई। मतलब मैंने क्या किया, मेरे पास कुछ एसिड था कुछ बेस था, दोनों को मिक्स किया, जिससे क्या हुआ, दोनों को मिक्स करने के बाद कुछ एनर्जी जो है वो, दोनों को मिक्स किया तो कुछ एनर्जी निकली। एसिड बेस रिएक्शन होती है तो हीट निकलती है। अब मुझे पता है 1 मोल में हीट निकलती है 57,000 जूल। जितने मोल मेरे पास पानी बनेगा, 1 मोल पानी बने तो न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी, जितने मोल पानी बनेगा तो मल्टीप्लाई कर दो, सीधी बात। 1 मोल से 57,000 है तो 1 से ज्यादा जितना बन रहा है तो मिली मोल का मोल बना के 40 × 10⁻³ का सीधा मल्टीप्लाई कर दिया और मेरे पास मोल आ गए, ये आ गए, इतने जूल एनर्जी आ गई। एनर्जी तो आ गई। अब बात यहां पर आती है भाई, ये देखो मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट है ये, स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट का स्पेसिफिक हीट को डेल्टा टी से, हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर, और ये आपके पास टोटल एनर्जी। मेरे पास टोटल एनर्जी थी 2200, सॉरी ये नहीं, ये 2280 जूल, 2280 जूल टोटल एनर्जी है। और टोटल एनर्जी को 2280 जूल को मल्टीप्लाई कर दूं मैं डेल्टा टी से, सॉरी अगर मैं हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट और डेल्टा टी को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास टोटल एनर्जी आती है। तो मुझे हीट कैपेसिटी दे रखी है इसने 4.2 दे रखी है, कितनी, ये देखो 4.2 जूल पर केल्विन पर ग्राम। तो जूल पर केल्विन पर ग्राम मुझे पता है हीट कैपेसिटी, टोटल एनर्जी है, ये नीचे आ गया इसके, तो मेरे पास डेल्टा टी आ गया। डेल्टा टी कितना आया, इतना आया। तो डेल्टा टी की वैल्यू अब देखो यहाँ पर 10⁻³ में निकाल रखा है, 10⁻² में निकाल रखा है। अब डेल्टा टी ये केल्विन में आएगा, बट याद रखना चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी की वैल्यू निकाल रहे हो, केल्विन और डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, चेंज इन टेम्परेचर दोनों में बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर डेल्टा टी केल्विन में भी उतना ही रहेगा, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस में भी उतना ही रहेगा। और यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ दे रखी है, ये डिग्री सेल्सियस वाला लगा रहा है, 220 नहीं लगा रहा, गलत मत मैंने, ये डिग्री सेल्सियस वाला, ठीक है, ये सेम वैल्यू है। तो यानी आंसर डेल्टा टी की वैल्यू ये आ जाएगी। दैट्स इट। क्लियर है बेटा सबको? आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने लायक है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको लग रहा है कि यहाँ तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो आपको पता है ना केमिस्ट्री में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, सभी को जोड़ तोड़ करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते थे और अब आ गए तो उस कॉन्सेप्ट को भी रटना है और उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी रटना है। दोनों चीजें याद रखोगे तब जाके अगला कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, नॉट द लीस्ट। चलिए, ऑक्सीजन बबल करती है भाई 303 केल्विन के ऊपर, नंबर ऑफ मिली मोल ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन 1 लीटर वाटर इज, इतनी घुली हुई है। तो P इक्वल KH इंटू एक्स होता है, सीधी सी बात है। प्रेशर उसका दे रखा है कितना, गिवन हेनरी कांस्टेंट ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है 46 किलो बार, ये किलो के लिए। पार्शियल प्रेशर दे रखा है 0.92 बार। पार्शियल प्रेशर हमें पता है, KH की वैल्यू दे रखी है 40.82 किलो बार है ये। K4 किलो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, बार बन गया। मल्टीप्लाई में क्या होता है भाई, एक्स, एक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। अब ये टोटल नंबर ऑफ मोल होना चाहिए था, यानी कि प्लस में O2 के मोल भी होने चाहिए। बट याद रखना नीचे बोला है सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज टू स्मॉल, नियरली नेग्लिजिबल। ऑक्सीजन लगभग ना के बराबर ही डिसोल्व होती है। तो मोल ऑफ वाटर 1 लीटर पानी में ऑक्सीजन कितनी घुली होगी, लगभग ना के बराबर। जोड़ेंगे तो मोल ऑफ वाटर ही रह जाएगा। ऊपर वाले को जीरो मत कर देना कि आपको कि ना के बराबर, तो इसको भी जीरो कर दे भाई। ये तो कुछ है पॉइंटों में ही हो भले, लेकिन नीचे वाला पॉइंटों में जोड़ने पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब आगे क्या, बस सॉल्व कर दो आंसर को। तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन आ गया। नीचे क्या आया, वाटर के मोल कैसे निकलते हैं, गिवन मास यानी कितना था 1 लीटर, 1 लीटर में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास 18 ग्राम है। दोनों को डिवाइड करें 55.55 कुछ आता है, लेकिन यहाँ डिवाइड नहीं करने की जरूरत नहीं है। 1000 से 1000 कट गया, ठीक है, बचा क्या, ये नंबर ऑफ मोल को उन्होंने NO2 लिख दिया। NO2 की वैल्यू निकाल लो, सॉल्व करो इसे। तो NO2 की वैल्यू आ गई 1 × 10⁻³ O2 है। तो मिली मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये तो मोल आ गए ना, मिली मोल से क्या करें, 1000 से मल्टीप्लाई कर दे। मिली सॉरी मोल से 1000 से क्या होगा, डिवाइड या मल्टीप्लाई। मोल को मिली मोल बनाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, यस 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई हुआ, नीचे डिवाइड था, दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया, अप्रोक्सीमेटली 1, और 1 ही हमें करना था। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास गाइज, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे बेटा, बाय बाय।
गुड नाइट। ओके, अभी मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।